नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 26 अक्टूबर की तारीख भारत के लिए एक ऐसी खबर लेकर आई थी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस तारीख को 8 भारत के पूर्व नौसैनिकों को कतर ने मौत की सजा सुना दी। आरोप जासूसी के लगाए गए, लेकिन सबूत आज तक नहीं दिखाए गए। साथ ही गौर करने वाली बात यह थी कि कतर के कानून के मुताबिक सजा मिलने के बाद सजा याफ्ता के पास महज 15 दिनों का वक्त होता है उस सजा के खिलाफ अपील करने का। ये 15 दिन इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि जिस मामले में भारतीयों को सजा हुई है, ऐसे मामलों में कतर की निचली अदालत का फैसला ऊपरी अदालत में पलटा जाए, उस बात की उम्मीद कम ही नजर आती है। लेकिन अब भारत ने अपनी पहली बाधा को पार कर लिया है, या कहें कि सबसे बड़ी बाधा को पार कर लिया है। मतलब भारतीय नौसैनिकों की तरफ से सजा को रोकने के लिए जो अपील दाखिल की गई थी वो मंजूर कर ली गई है और उस पर अब सुनवाई की तारीख भी सामने आ चुकी है। इस अपील पर 23 नवंबर की तारीख को सुनवाई के लिए नियत किया गया है। कतर के कानूनों के मुताबिक किसी को सजा सुनाने के बाद उस फरियादी के पास अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए मात्र 15 दिनों का वक्त दिया जाता है। हालांकि भारत सरकार इस मामले को बेहद ही संजीदगी के साथ लेकर आगे चल रही है। वो कानूनी रास्ते तलाश रही है, बैकडोर रास्तों को भी वो तलाश रही है। भारत सरकार वो हर काम कर रही है जो जरूरी है। भारतीय नौसैनिकों को बचाने के लिए एक और रास्ता भी है जिस पर लगातार संजीदगी के साथ काम चल रहा है, और वो है कतर के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने रिश्तों के आधार पर बात कर सकते हैं। क्योंकि कतर में 18 दिसंबर के दिन कतर के अमीर मौत की सजा पाए आरोपियों की सजा माफ कर देते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है क्योंकि कतर इस दिन अपना नेशनल डे यानी राष्ट्रीय दिवस मनाता है और कतर का कानून इस दिन दोषियों को माफ करने की इजाजत देता है। भारत सरकार हर विकल्प पर काम कर रही है। हालांकि ये बात भी सच है कि भारत को कतर के इस फैसले के बाद जबरदस्त कूटनीति का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस मामले में अगर यदि आपको प्राइम फेस असेसमेंट देखा जाए तो ये समझ आता है कि सभी 8 अधिकारियों को सीधे मौत की सजा देना अचानक लिया एक फैसला है और यह अधिकतम सजा है, और लगाए गए आरोपों का साफ ना होना और पूरी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट रखना भी एक गंभीर मुद्दा है। अगर इस मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाएं तो पता चलता है कि जिस कंपनी में भारतीय काम कर रहे थे उसका काम बड़े पैमाने पर पाकिस्तान और बहरीन जैसे पड़ोसी देशों के अधिकारियों को ट्रेनिंग देना है। 2009-2010 से कंपनी जिस तरह से काम कर रही थी उसे समझने या कहें कि उसकी जांच करने की जरूरत है। दोहा में दहरा का काम कतर नेवल फोर्स को ट्रेनिंग देना था। साथ ही खबर ऐसी भी सामने आई थी कि ये टीम जूनियर लेवल को ट्रेनिंग देती थी। किसी बड़े प्रोजेक्ट का मुद्दा तो छोड़ ही दीजिए, और जिस सबमरीन की जासूसी कर इजराइल को दस्तावेज लीक करने की बात कतर कह रहा है उस सबमरीन से तो इनका कोई लेना देना ही नहीं था। और इस बात की पुष्टि इन जवानों के परिवार के लोग भी करते हैं। कुछ खबरों के मुताबिक परिवार वालों का कहना था कि वो देश के लिए काम कर रहे थे, मतलब भारत के लिए काम कर रहे थे, किसी सबमरीन के लिए काम वो नहीं कर रहे थे। लेकिन कतर ने इनका ट्रायल पर्दे के पीछे किया और सजा सुना दी। भारत सरकार को भी नहीं बताया, सबूत भी नहीं दिखाए, तो ऐसे में अब इंतजार करना होगा 23 नवंबर का और उसके बाद 18 दिसंबर का। इन दोनों तारीखों पर क्या होता है। लेकिन यहां आपको यह भी बता दें कि भारत कानूनी तौर पर अब मजबूत है और अब जब सुनवाई होगी तो असल चीजें निकलकर सामने आएंगी। भारत को कतर की सरकार से सवाल पूछने का मौका मिलेगा और कतर की सरकार के सवालों का जवाब देने का मौका मिलेगा। भारत वहां जिस आधार पर इन नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है उन दस्तावेजों को भी देखने की मांग करेगा, और अगर वो असल में होंगे तो फिर आगे की चीजें जो कुछ होंगी वो कानूनी प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो फिर भारतीयों को हिंदुस्तान लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।